हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज हम 1 अगस्त 2023 के हिंदू एडिटोरियल की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले अगर हम लोग आज के टॉपिक देखें तो कौन कौन से आज आर्टिकल लेने वाले हैं। सबसे पहले है रिकैलिब्रेट इंडिया क्लीनिंग कुकिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि जो हम लोग एलपीजी वगैरह जो सब्सिडी वगैरह मिलती है, एलपीजी की रिफिलिंग वगैरह होती है, उसके बारे में यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। चीप टैक्टिक्स यानी कि सेमीकंडक्टर, यहाँ सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से इंडिया जो है वो इंसेंटिव कर रहा है प्राइवेट कंपनीज को या यूएस के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, जिससे कि वो क्या कर रहा है, चिप मेकिंग जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना चाहता है। लास्ट थर्ड है डिबेट ऑन डाटा, कि डाटा जो है आज के टाइम पे कितनी रेलिवेंट है, किस तरीके की डाटा जो है हमें इंपॉर्टेंस है, क्या प्रॉब्लम आ रही है डाटाज में, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट है आपका वुमेन डू 7 आवर्स हाउस वर्क एंड मैन अंडर 3 आवर्स। आप समझ गए होंगे इस आर्टिकल से कि जो वुमेन्स है वो किस तरह से 7 घंटे जो है हाउस वर्क में देती है और मैन जो है वो 3 घंटे जो है हाउस वर्क काम में देते हैं। उसके बारे में तमिलनाडु के ऊपर एक आर्टिकल है, इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक को, रिकैलिब्रेटिंग इंडिया की क्लीन कुकिंग स्ट्रेटेजी। देखिए सबसे पहले क्लीन कुकिंग स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, इसके बारे में पहले जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में डिस्कस कर दूं। अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो इसमें 2 फेज में लॉन्च की गई है। सबसे पहला फेज है और सेकंड फेज है। अगर लॉन्च करने की बात की गई है तो मई 2016 में सबसे पहले एलपीजी प्रोवाइड की गई थी। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को, जो कि पुअर हाउस होल्ड के लिए कनेक्शन को जो है इजिली बनाया जा सकता है, यानी कि जो घर के पुअर हाउस होल्ड है उनको क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद पीएम उज्ज्वला योजना की सेकंड जो राउंड चली उसमें क्या एम था, उसका प्रोवाइड था कि मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। जो भी माइग्रेंट है जो लीव करते हैं कहाँ पे, दूसरे स्टेट्स में, और जिनको डिफिकल्टी होती है अपने एड्रेस प्रूफ को सबमिट वगैरह करने में, उनको कहीं ना कहीं क्या मिले, आपके जो उज्ज्वला योजना के गैस का कनेक्शन जो है वो मिल जाए, ठीक है। और अब जो है ये ओनली हैव गिव, अब ये कैसे देते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू कि उनको अवेलेबल जो है बेनिफिट है या नहीं है, ठीक है। अगर इसकी ऑब्जेक्टिव बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को एम्पावरमेंट करना, ठीक है। क्योंकि जो कुकिंग गैस है वो कहीं ना कहीं आपके पॉल्यूशन फ्री होते हैं, ठीक है। लेकिन जो घरों में चूल्हा वगैरह जलाते हैं उससे क्या होती है, पॉल्यूशन जो होती है इंक्रीज होती है, जिससे उनके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। उनके हेल्थ के साथ साथ बच्चे भी घर पे रहते हैं तो बच्चों की हेल्थ पे भी इफेक्ट रहता है। तो जिसके वजह से वुमेन एम्पावरमेंट और उनके प्रोटेक्शन के लिए बात की गई है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेथ है, अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ डेथ जो होगा वो अच्छी होगी, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ जो होगा वो कम होगी, ठीक है। प्रिवेंटिंग यंग चिल्ड्रन फ्रॉम सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, जैसे मैंने बताया कि आप बाहर की जो एरिया है, बच्चे जो है ज्यादातर अंदर रहते हैं, कमरों के अंदर रहते हैं या फिर खेलते कूदते हैं, तो उस वजह से जो है घर में अगर चूल्हा वगैरह जलता है तो उनकी हेल्थ पे भी ज्यादा इफेक्ट पड़ती है, ठीक है। तो जिसके कारण से उनको बीमारी होने का ज्यादा खतरा रहता है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, जो स्कीम है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट देती है 1600 का हर एक एलपीजी कनेक्शन के लिए, जो कि बीपीएल हाउस होल्ड होती है, जो बेसिक प्रोबेबिलिटी के नीचे है, लेवल के नीचे है, उनको कहीं ना कहीं 1600 रुपए का एलपीजी कनेक्शन जो है प्रोवाइड कराती है। और साथ ही साथ डिपॉजिट करती है फ्री एलपीजी कनेक्शन को। और जिसमें 2.0 में क्या बताया गया है, विल प्रोवाइड, पहले रिफिलिंग करेंगे फिर हॉट प्लेट फ्री कॉस्ट बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप रिफिलिंग कर लो, उसके बाद जो बेनिफिट है, मतलब कहने का मतलब आप पहले पैसे जो है जमा कर दो, उसके बाद वो रिफंड जो है आपके खाते में दोबारा आ जाएगा। अगर इसकी नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो कौन करता है इसको कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है इसको कंट्रोल करते हैं। अचीवमेंट अगर देखा जाए, जो फर्स्ट फेज की अचीवमेंट है, कहीं ना कहीं 800 करोड़ जो पुअर फैमिलीज है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे बेनिफिट हुआ है। और इसमें ट्राइबल और दलित कम्युनिटी की संख्या जो है ज्यादा है, जिनको फ्री कनेक्शन, गैस का फ्री कनेक्शन मिला है, तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ को एक अच्छा इंपॉर्टेंस जो है दिया गया है। यहाँ पे जो एलपीजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं अलग कंट्री के अलग अलग हिस्सों तक भी बढ़ाया गया है। अगर लास्ट 6 ईयर की बात करें तो लगभग लगभग 11,000 जो है नई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है वो पूरी कंट्री में क्या किया गया, ओपन किया गया। अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जिसके वजह से कंजप्शन क्या होती है, लो होती है, ठीक है। तो सबसे पहली तो अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की वजह से क्या होती है, यहाँ पे कंजप्शन जो होती है वो कहीं ना कहीं रिफिलिंग में कम हो जाती है। सिस्टम एनालिसिस, मतलब सिस्टम कभी कभी डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि किस वजह से जो है किनको जो है कनेक्शन दिया जाए, किसको कनेक्शन नहीं दिया जाए, मतलब जो उनकी डाटा
वगैरह होती है उनके डाटा को सही से एनालाइसिस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उनको फेस करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी का सिलेंडर कोई और लेके चला जाता है, तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सिस्टम एनालिसिस में क्रिएट होती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे आर्टिकल के। यहाँ आपने पढ़ लिया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल में बताया क्या गया, आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरह से गवर्नमेंट हमारी इनिशिएट कर रही है जो आपकी कुकिंग गैस को, ठीक है, क्लीन कुकिंग गैस को। क्योंकि हमने क्या क्या बात कर रखा है कि हम 2070 तक जो है वो पॉल्यूशन फ्री होंगे, मतलब जीरो एमिशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जब जीरो एमिशन की तरफ बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ कुकिंग गैस जो है एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जिससे कि हम लोग एक जीरो एमिशन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात की जाए 2009 में जो कंडीशन थी उसको कहीं ना कहीं टैकल करते हुए आज हम 2023 तक आ गए, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एलपीजी गैस कनेक्शन है या कुकिंग गैस कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। जहाँ पे अगर 2009 की बात की जाए सिर्फ 18% थी, और वहीं पे अब हम कितने परसेंट पे पहुंच चुके हैं, 60% तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे ये एलपीजी गैस को। और इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल निभाया है कौन, आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें मोर देन 9.5 करोड़ न्यू हाउस होल्ड को एलपीजी कनेक्शन दिया है। कब से, 2016 से, और लगातार अब तक वो देते जा रहा है। लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी जो है इस साल देखी गई है। जो पिछले साल वो देखी जा रही थी कि इंक्रीज हो रहा है, कहीं ना कहीं 2023 में ये क्या हुआ है, डिक्रीज होते हुए, जिसमें -0.5% जो है डिक्रीज होते हुए दिख रहा है लास्ट ईयर के मुकाबले। पहले वो स्टेडीली ग्रोथ कर रहा था, मतलब तेजी से ग्रोथ कर रहा था, लेकिन इसमें अभी क्या हो रहा है, कमी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें तो हमारे सामने दो क्वेश्चन निकल के आती है कि सबसे पहले, हाउ लॉन्ग मस्ट इंडिया कंसीडर जस्ट सब्सिडिंग एलपीजी, यानी कि इंडिया कब तक वो सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करता रहेगा जिससे कि वो इंप्रूवमेंट होता रहे। ठीक है, पहली क्वेश्चन तो ये बनती है। दूसरी कि भैया आप इसके अलावा कोई और दूसरे ऑप्शन की तरफ नहीं जा सकते। जैसे आप सपोज कीजिए आपके पास कुकिंग गैस है, कुकिंग गैस के अलावा क्योंकि यहाँ पे सब्सिडी भी देनी पड़ती है, इंपोर्ट भी करना पड़ता है, और साथ साथ बहुत सारी चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, जिससे आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं आउटफ्लो होती है। उसको रोकने के लिए क्या आप इसके अल्टरनेटिव की तरफ जा सकते हैं, जैसे आपके सोलर कुकर वगैरह प्रोडक्शन, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन, जिससे कि ई कुकिंग गैस जो है वो बनाई जाए। तो इस तरह की जो है बात की गई है। अगर हम एलपीजी स्टोरी की बात करें, एलपीजी कैसे स्टार्ट हुई है, किस तरह की शुरुआत हुई है, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। देखिए, अगर एलपीजी की बात करें तो एक प्राइमरी कुकिंग फ्यूल है जो कि कहीं ना कहीं 71% जो है 2020 तक राइज हुआ है, जो कि 33% था कब, 2011 में, यानी कि 33% 2011 में था, और 2020 तक आते आते ये 71% हो गया। ये डाटा बता रहे हैं आपके इंडियन रेजिडेंशियल एनर्जी कंजप्शन सर्वे के द्वारा बताया जा रहा है, जो कि कंडक्ट करता है काउंसिल ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें पूरी तरह से क्लियरली इंडिकेट है कि हम कहीं ना कहीं कुकिंग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग भी चाहते हैं कि उस तरफ बढ़ा जाए। यानी कि इंडिया के मोस्टली लोग क्या चाहते हैं कि कुकिंग गैस की तरफ बढ़ा जाए, वो भी नहीं चाहते कि जो घर में जो आपको पता है घास फूस वगैरह या लकड़ियां वगैरह जलाते हैं उनसे कहीं ना कहीं छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है वुमेन्स के लिए और उनकी हेल्थ के लिए भी खतरनाक हो जाती है। लेकिन इसमें अगर कमी नजर आई है, कहाँ पे नजर आई है, एक तो ग्लोबल इवेंट, जो इस तरह की ग्लोबल इवेंट हो रहा है कहीं ना कहीं उसने कहीं ना कहीं इसकी दर को रोक दिया है। कोविड-19 के पेंडेमिक, ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ठीक है, जो ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे रसिया यूक्रेन की वॉर होगी, ठीक है, या फिर इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ना, ठीक है, इनके वजह से जो ग्लोबल इवेंट जो हो रही है वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग क्रिएट कर रही है। आप इसको चैलेंजिंग के तौर पे लिख सकते हैं कि ग्लोबल इवेंट जो है हो रही है उसके वजह से, आपकी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, और लोगों के लॉस होने से लाइवलीहुड के या इनकम के। क्योंकि अब देखिए कोविड-19 आया, बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई, और अभी तक भी जो है वो लोग जो है उभर के नहीं आए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया है, जब उनके पास पेमेंट ही नहीं रहेंगे, पैसे ही नहीं रहेंगे, तो वो क्या एलपीजी गैस को कनेक्शन को लेंगे। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं कमी नजर आते हुए दिख रहा है। अगर हम 2020 की बात करें तो कोविड-19 की शुरुआत में ही उन्होंने क्या किया था, पूरी सब्सिडी को क्या किया था, एलपीजी की जो सब्सिडी दिया था उसको कहीं ना कहीं विड्रॉल कर लिया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2020 में, यहाँ पे क्या किया जा रहा था, 3 फ्री सिलेंडर को प्रोवाइड किया जा रहा था, किसमें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कंज्यूमर पार्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यानी कि जो लोग गरीब कल्याण योजना से जुड़े हुए हैं और वो कंज्यूमर जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत क्या कर सकते हैं, 3 फ्री सिलेंडर जो है प्रोवाइड कर ले सकते हैं। ठीक है, और इस चीज को जैसे बताया तो कहीं ना कहीं रिफिलिंग रेट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है, और रिफिलिंग रेट कितनी होगी, 4.55 सिलेंडर हो गई है, यानी कि पहले के मुकाबले जो मतलब कहने का मतलब लगभग 5 सिलेंडर जो है, आप सपोज कीजिए 5 सिलेंडर जो है रिफिलिंग किया जा रहा था एक साल के अंदर अंदर। ठीक है,
यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी बात की गई, 2400 फ्री सिलेंडर की बात की गई, सब 24 करोड़ की फ्री सिलेंडर की बात की गई, लेकिन सिर्फ कितने कंज्यूम हुए? 41.1 करोड़ जो है सिर्फ कंज्यूम हुए। अगर हम इसके नॉमिनल सब्सिडी की बात करें, नॉमिनल सब्सिडी में 200 रुपए का सिलेंडर जो है रीइंस्टेट किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कंज्यूमर के लिए सितंबर 2022 में। और जैसे ही इन्होंने इस चीज की सब्सिडी की बात की तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है, कितना? 4.09% की, यानी कि जो पहले 3.68 यानी कि 4 सिलेंडर बढ़ रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं 4 से ऊपर जो है सिलेंडर जो है लगभग भर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसके जो नॉन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कंज्यूमर है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहे हैं, और जिसमें 40% जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कंज्यूमर जो है वो 2 या 2 सिलेंडर जो है या 2 से कम जो सिलेंडर है वो लगभग 1 साल में भर रहे हैं। यहाँ पे इस चीज की बात की जा रही है। अगर हम इसके प्रॉब्लम की बात करें, कहीं ना कहीं ये सब्सिडी क्या है, पुअरों को दी जा रही है, जिससे कि उनकी हेल्थ बेनिफिट जो है अच्छा हो सके, वुमेन एम्पावरमेंट किया जाता है। इस चीज के लिए क्या किया जा रहा है, इनको सब्सिडी लिया जा रहा है। क्यों? लेकिन देखिए, अगर आप सब्सिडी पूरी तरह से बंद कर देंगे तो क्या होगा? फिर वुमेन क्या होंगे या फिर जो हाउस होल्ड लोग क्या होंगे, वो किस तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे? आपके जो पुराने जो टेक्निक है उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि लकड़ियां कलेक्ट करेंगे, लकड़ियां कलेक्ट करने के साथ साथ वो जो है खाना वाना बनाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को कम करने के लिए, हेल्थ की सुविधा रहने के लिए कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप एक चीज में कमी करते हो तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज में इंक्रीज होती है, और वो इफेक्ट कहीं ना कहीं हर चीज में हमें देखने को मिलती है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे आपके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो, हर किसी चीज में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। क्यों? अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए आपने 200 रुपए का सब्सिडी दिया है, इसका मतलब वो 200 रुपए जो सेव हो रहा है उसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के लिए ही काम आ रहा है। ठीक है, अगर हम दूसरे चैलेंजेस की बात करें, इंडिया कहीं ना कहीं इंपोर्ट के लिए डिपेंडेबल है। जो एलपीजी की इंपोर्टेड है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी इंडिया की क्या हो रही है, एक चैलेंजिंग बनते जा रही है। वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है, कितने परसेंट? 64% जो इंक्रीज हुई है, जो पहले फेज की प्री प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 46% थी। अगर कहीं ना कहीं जो हाउस होल्ड इंडिया के हाउस होल्ड की सीन की अगर बात करें, उसमें कहीं ना कहीं डबलिंग हो गई है एलपीजी प्राइस के। कब से? मई 2020 से। ठीक है, जो नॉमिनल टर्म में देखा जाए तो ये किस वजह से हुआ है? ये यहाँ की इंटरनेशनल प्राइस की वजह से हुआ है, रसिया यूक्रेन की जो वॉर है उसके वजह से, डोमेस्टिक बजट में कहीं ना कहीं पेट्रोलियम जो टैक्सेशन जो कि बढ़ा है उसके वजह से भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बना रही है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ बताया गया था कि भैया आप कोई अल्टरनेटिव की तरफ तो नहीं जा सकते, ऑप्शन जो आपके पास अदर ऑप्शन हो। तो यहाँ पे अदर ऑप्शन की बात की जा रही है कि भैया आप क्लीन कुकिंग टेक्नोलॉजी को क्या कीजिए, बढ़ाइए, जिससे कि जो एलपीजी कनेक्शन है उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज किया जाए। एलपीजी कनेक्शन से आप शिफ्ट करके दूसरे किसी अल्टरनेटिव की तरफ जा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक कुकिंग की बात की गई है, ठीक है, इंडक्शन कुक टॉप्स की बात की गई है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट ऑफसेट दिखा रही है कि फ्लेम बेस्ड कुकिंग है। ठीक है, और लगभग 100% इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं रूलर को अगर आपको शिफ्ट करना है तो क्या जरूरत है? सबसे पहली चीज है इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ठीक तरीके से नहीं दे रहे तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन रही है। अगर हम हाई टेरिफ की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की टेरिफ की बात करें, तो कहीं ना कहीं 8% जो है पर यूनिट जो है लगते हैं, खर्च लगते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ई कुकिंग जो है अभी भी चीपर है। किसके वजह से? जो आपकी एलपीजी कनेक्शन है उसके मुकाबले में आपके जो ई कुकिंग कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं सस्ती पड़ जाती है। अगर हम इसके लेजिटिमेट की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेड जो है रूरल इंडिया में करनी होगी, और इनको इलेक्ट्रिक सपोर्ट जो है ऑल इलेक्ट्रिक कुकिंग जो सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे कि हाँ यहाँ पे पावर जनरेशन हो, पावर जनरेशन के साथ साथ वो ई कुकिंग की तरफ बढ़ सके। ठीक है, अगर अर्बन एरिया की बात करें तो लगभग 10% जो है वो पहले ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज कर रहे हैं कुकिंग में, और वो कहीं ना कहीं अलग अलग दिखाते हैं कि किस तरह से वो ट्रांजिशन कर रहे हैं, और जो रूरल एरिया जो है उस तरह से किस तरह से वो रियलाइज कर रही है इन चीजों को। ठीक है, और ये जो ई कुकिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं घर की जो प्रॉब्लम है, घर की जो कंडीशन है उसको कहीं ना कहीं ठीक करने में हेल्पफुल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको प्रॉब्लम इसमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आज भी एरिया है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचती। अगर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती भी है तो कुछ देर के लिए, वो तो 2 घंटे आती है और 6 घंटे के लिए कट जाती है। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जो आपके किसान वगैरह है या फिर रूरल एरिया के लोग हैं, ट्राइबल एरिया के लोग हैं, वो फेस करते हैं, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, कन्वेंशनल तरीके से वो अपने कुकिंग चीजों को करते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजों को इंश्योर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है आपका चीप टैक्टिक्स।
देखिए क्या बताया जा रहा है इसमें, गवर्नमेंट जो है आपको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी सेमीकंडक्टर को दे रहे हैं। सेमीकंडक्टर कल के आर्टिकल में भी मैं इसको डिस्कस किया था आपके, कि सेमीकंडक्टर जो है आज के टाइम पे कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। आप चाहे डिस्प्ले टीवी देख लो या कोई भी चीज देख लो, सब में कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। और सेमीकंडक्टर का यूज करने के लिए आपको रेयर अर्थ मेटल की जरूरत होती है, और रेयर अर्थ मेटल कहीं ना कहीं इंडिया में एक्सप्लोरेशन कम है, ठीक है। और उसको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, इंडिया के एक्सप्लोरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो इम्पोर्ट चीज है उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक रैशनलाइज तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए आपका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप प्रोडक्शन यूनिट जो है अपने यहीं पे लगाओ। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनिशिएट कर रही है कि प्राइवेट मेंबर प्लेयर्स को कि वो आए और यहाँ पे जो है अपनी चीप फैक्ट्री वगैरह या सेमीकंडक्टर की जो प्रोग्राम है उसको बढ़ाए। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, 50% की फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम इंडिया में आ सके। और यहाँ पे जब हमारे पीएम क्या किए थे, यूएस की विजिट पे गए थे, तो वहां पे कहीं ना कहीं क्लियर किए थे कि 2.75 बिलियन असेंबली की यहाँ पे बात की थी, जिसमें टेस्टिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग जो है फैसिलिटेट किया जाएगा गुजरात में, जो कि यूएस बेस्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी इंक्रीज करना आज के टाइम पे काफी जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर सेमीकंडक्टर आज के टाइम पे हर किसी जो पर्सन है उसमें कहीं ना कहीं जरूरत है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए 10 लोग हैं, 10 में से कम 6 लोग जो है आज भी सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, तो इसकी प्रोडक्शन को क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ती है, अगर हम ज्यादातर डिपेंड रहते हैं इंपोर्ट पे, तो जैसे आपकी कोविड-19 के टाइम पे हुआ था कि हमें सेमीकंडक्टर के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेबल होना पड़ा था। तो इसके वजह से हमने क्या किया था, आत्मनिर्भर भारत के अंदर में सेमीकंडक्टर के पैकेज को इंक्रीज किया था, जिसमें हम लोग इसके सप्लाई चेन को, जो सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन वगैरह हो या इन्वेस्टमेंट हो, उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो यहां पे कहीं ना कहीं हम लोगों ने सेमीकंडक्टर इंडिया समिट जो है वो अभी फ्राइडे को लास्ट मीटिंग में हुआ था, जिसमें इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, सजेशन दिया था कि हम जो है अपने यहाँ पे सेमीकंडक्टर की जो प्रोडक्शन है किस तरीके से इंक्रीज करने वाले हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से वो दूसरे जो इन्वेस्टर है उसको इंडिया में बुला रहे हैं। तो इस चीज को देखा जा सकता है। अगर हम बात करें अलग अलग कंट्रीज की, यहाँ पे अगर हम लोग जो डिपेंडेबली है, सबसे ज्यादा डिपेंडेबल किस पे, डोमिनियन से हम लोग चाइना पे, क्योंकि चाइना जो है चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए सप्लाई चेन जो है वो प्रोड्यूस करती है। लेकिन यहीं पे अब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब कोविड-19 जैसी सिचुएशन आ जाती है, या फिर इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ होता है, उसके वजह से क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, हमें कट ऑफ करनी पड़ती है, जिसके वजह से जो प्रॉब्लम होती है मार्केट को होती है सबसे ज्यादा। तो इसके लिए इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं यहाँ पे आना पड़ेगा, यानी कि हमें इन्वेस्टर को यहाँ पे लाना पड़ेगा, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन यूनिट क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। अगर हम बात करें 52 बिलियन की फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं ना कहीं अनाउंस किया था यूएस ने सेमीकंडक्टर मार्केट में, जो 2021 में किया गया था। अगर हम अलग कंट्री की बात करें तो यहाँ पे और क्या बात की गई, तो 200 बिलियन की कमिटमेंट भी की गई है, ठीक है। दिखाने की यहाँ पे उडी बाय एरी और सब्सिडी, इंटेल ने खुद ही कमिटमेंट किया था कि 80 बिलियन डॉलर जो है वो आउटलेट करेगी पूरे यूरोपियन यूनियन में। अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया में 10 बिलियन डॉलर की प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम के साथ इसको जोड़ने की बात की गई थी 2021 में, ठीक है। वहीं पे एक 20 बिलियन वेंचर जो है अनाउंस किया था वेदांता और फॉक्सकॉम ने लास्ट ईयर, जो कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है। तो ये क्या चीज दिखाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जरूरत है, इस टाइम पे ज्यादा जरूरत पड़ गई है कि एक्सपोर्ट हम जो है कम करें, एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं रोक सके। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर की सप्लाई को या फिर सेमीकंडक्टर की जो हब है उसको कहीं ना कहीं इंडिया में क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट हो सके सेमीकंडक्टर में, उसको किसी के ऊपर डिपेंडेबल इतना ज्यादा ना होना पड़े, जिस तरह के आपने कोविड-19 के सप्लाई चेन के टाइम पे देखा था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला आर्टिकल है द डिबेट ऑन डाटा। देखिए क्या बताया जा रहा है, डाटा आज के टाइम पे कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर किसी के पास सपोज कीजिए डाटा है तो वो सबसे ज्यादा रिच पर्सन है, क्योंकि डाटा के वजह से वो क्या करता है, हर चीज को क्या कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है, हर चीज को क्या कर सकता है, वो सर्वे करके उसके बारे में कमियां, उसके बारे में फायदा, सब कुछ वो पता लगा सकता है। आज की अगर देखा जाए, आप स्टॉक मार्केट ही देख लो, सब कुछ डाटा पे ही चलता है, क्योंकि अगर जैसा डाटा होगा उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट होगा, या फिर उसी हिसाब से जो है इनकम होगी, ठीक है। तो एक पर्सन जो है उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे होती है, उसकी डाटा पे है। जिसके पास डाटा है समझ लीजिए वो सबसे ज्यादा रिच पर्सन है, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा की रेलिवेंस की बात की गई है कि डाटा कितनी रेलिवेंस है, क्योंकि अगर डाटा आपके पास है तो वो डाटा ठीक है या नहीं है। अगर सपोज कीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डाटा का यूज किस लिए करती है, वो लोगों, जो पुअर लोग हैं या फिर जो रिच लोग हैं, उनको
कहीं ना कहीं जो प्रोवाइड करानी है, जो बेसिक सब्सिडी नीड है, वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड करानी है। अगर उसके पास डाटा ही ठीक नहीं रहेंगे तो वो बेसिक नीड किसको प्रोवाइड कराएगा? जैसे आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह देखी जाती है तो उसकी डाटा जब पब्लिश होती है तो ये कहते हैं कि इसमें थोड़ी सी फ्लॉज वगैरह निकली हुई है, आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या बताया गया कि फ्लॉज किस वजह से हुआ? उस फ्लॉज के कारण क्या हुआ है कि वो डाटा का इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा है, अगर उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से किया जाए तो कहीं ना कहीं जो पुअर हाउस होल्ड है या जो फैमिली हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर बच्चों की एनरोलमेंट है, गर्ल्स का एम्पावरमेंट है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज किया जा सकता है। तो हम लोग के आज के टाइम पे क्या होती है, डाटा इसीलिए इंपॉर्टेंस हो जाती है। और डाटा की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं हमें एक और स्टेप आगे की तरफ बढ़ाती है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, उन पुअर पीपल की या उन लोगों की हेल्प कर सके जो कि डिसएडवांटेज कंडीशन पे है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे डिबेट है किस तरह की कि जो आप गवर्नमेंट में जो पार्टिसिपेट करती है अलग अलग फील्ड में, उसमें डाटा का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कस की गई है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो किस तरीके से डाटा जो है आज के टाइम पे एक सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए कितना इंपॉर्टेंस है उस चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस की गई है। अगर हम बात करें, जो डिबेट है वो कहीं ना कहीं देखी जा सकती है कहीं ना कहीं ग्लोबल प्रोमिनेंस की तरफ से, इकोनॉमिक एंड इंडियन इलेक्शन, हाई स्टैटिस्टिकल बॉडी यूएन एंड 4 ईयर टर्म। जब आप अगर डाटा की बात करें, डाटा हमारे क्या है आज के टाइम पे, चाहे वो इलेक्शन हो चाहे वो हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो, हर किसी में इंपॉर्टेंस है। अगर जैसे एक पॉलिटिकल नेता को क्या चाहिए कि उसके एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कितना वोट उसको मिल सकता है, वो सारी चीजें किस पे डिपेंड होती है? डाटा पे। अगर डाटा ही रेलिवेंट ना हो तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें, यहाँ पे अलग अलग प्राइवेट प्लेयर भी अपने अपने डाटा को रिलीज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना अपना जो है कंसर्न होता है। ठीक है, अपने अपने जो है रिजल्ट होते हैं, तो उसके वजह से प्राइवेट प्लेयर अपना डाटा रिलीज करती है ताकि वो इस चीज को समझ सके। जैसे आपको सपोज कीजिए एक मैं कंपनी है एबीसी कंपनी और मैं सप्लाई करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी को। अब इलेक्ट्रिसिटी में मैं स्मार्ट मीटर जो है सप्लाई करता हूँ, स्मार्ट मीटर जो है सप्लाई करता हूँ। अब मुझे क्या पता है स्मार्ट मीटर कौन यूज करेंगे? स्मार्ट मीटर ऑटोमेटिकली यूज करेंगे जो रूरल एरिया के लोग हैं, सॉरी अर्बन एरिया के लोग हैं। ठीक है, अर्बन एरिया के, लेकिन अर्बन एरिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्टिकुलरली यूज करेंगे ही करेंगे। और अगर आप नॉर्मली किसी लोगों को दोगे तो मना कर देगा, लेकिन अगर सोसाइटी एरिया में जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, उसको वो क्या करेंगे, हाँ भैया आप जो तो स्मार्ट मीटर प्रोवाइड कर रहे हो उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो वो क्या करती है, उस सर्वे कराती है कि कितने एरिया में जो है जो अर्बन लोग रहते हैं, कितने हाई क्लास सोसाइटी के लोग रहते हैं, कितने लो क्लास सोसाइटी के रहते हैं, उस हिसाब से वो डाटा निकाल के क्या करेगा, वो उस एरिया में जाने की कोशिश करेगा जहां पे क्या है वो चीज अफोर्डेबल हो सकता है। अब जैसे एजुकेशन सेक्टर है, अगर मैं सपोज कीजिए कोई एजुकेशन फॉर्म चला रहा हूँ तो उसमें मैं क्या करूंगा, सर्वे करूंगा कि किस एरिया में सबसे ज्यादा बच्चे मुझे मिल सकते हैं। ठीक है, और किस एरिया में लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हेल्पफुल है, मतलब ज्यादा फोर्स करते हैं, तो उस एरिया में मैं क्या करूंगा, अपनी सर्वे को कंडक्ट कराऊंगा और वहां पे डाटा निकाल के उस डाटा का इस्तेमाल यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो डाटा जनरेटिंग का काम है वो मोस्टली प्राइवेट प्लेयर भी करते हैं, जिससे कि उनकी जो पार्टिसिपेशन है, उनकी जो प्लान तरीके है उसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है इश्यूज की, कि डाटा में भी बहुत सारी इश्यूज होती है। अब क्या इश्यूज होती है यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे 3 पॉइंट जो है वो डाटा के बारे में बताया गया है कि उसको कहीं ना कहीं हमारी स्क्रूटनाइज करनी चाहिए ठीक तरीके से। सबसे पहली अगर बात करें, क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी। इश्यूज क्या है, क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी, कि हम जो डाटा यूज कर रहे हैं क्या वो अच्छी क्वालिटी की है या उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, कि हम लोग कोई भी अगर रिसर्च वगैरह कर रहे हैं या कि कोई भी चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं या पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं तो वहां पे डाटा कितना रेलिवेंट रखाता है, क्रेडिबल डाटा है, उस चीज की बात होती है। अगर क्रेडिबिलिटी को अगर सही से देखें हम लोग, कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है, डाटा कहीं ना कहीं वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देती है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सोर्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से उसको डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम उनके एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे उनके सर्विस हो, चाहे वो पूर्वटी हो, उनके लिए क्या कर सकते हैं, एक अच्छी पॉलिसीज जो है फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। डाटा का जो एड है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल रिसर्च या सर्वे, इकोनॉमिकल रिसर्च के लिए किया जाता है, सर्वे हो गया, स्पेशली हाउस होल्ड सर्वे हो गया, कहीं ना कहीं फेसिंग करते हैं इस तरह की क्रेडिबिलिटी टर्म को, जो कि सैंपल सिलेक्टेड होती है। क्यों, मतलब देखिए कुछ एरिया जो होती है, कुछ चीजें डाटा जो होती है वो रिलेटेड होती है उनकी स्पेसिफिक चीजों से, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी बन जाती है। तो वहां पे लोग क्या करते हैं, इस तरह की चीजें देने के लिए आनाकानी थोड़ा सा करते हैं। तो वो
कितनी क्रेडिबिलिटी है उस डाटा के रेलिवेंस, जिससे कि हम लोग, जैसे अगर सपोज कीजिए आप गेहूं का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ए एरिया के पर्सन जो है वो क्या कर रहे हैं, अपना डाटा नहीं दे रहे, ठीक है, ठीक तरीके से डाटा नहीं दे रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, जो फार्म कंपनी है वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, कोई भी इस तरह की डाटा जो होती है कि आसपास से थोड़ा बहुत डाटा मिला, उसी से उन लोगों ने क्या किया, इंक्लूड कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने डाटा नहीं दिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाती है क्रेडिबिलिटी पे, कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या ठीक तरीके से काम कर रही है। तो ये चीज एक बात बन जाती है। अगर हम दूसरी चीज की बात करें, सेकंड की, तो अलग अलग एजेंसी जो है अलग अलग तरह की डाटा प्रोवाइड करती है, तो उनमें जब अलग अलग डाटा प्रोवाइड करती है तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस दिखने को मिलती है। जैसे सपोज कीजिए कोई एबीसी कंपनी है, उसने अपना डाटा निकाला और उसने बताया कि गरीबी जो है आपकी 15% है, और जो एक कंपनी ई है उसने निकाला, उसने बताया कि गरीबी जो है 25% है। आप किसको रेलिवेंट मानोगे, ये चीज प्रॉब्लम आ जाती है कि आप किस चीज को यहाँ पे रेलिवेंट दोगे, किस चीज को अवॉइड करोगे। तो यहाँ पे बात आ जाती है दूसरे चीज की, यानी कि मल्टीपल एजेंसी जो है वो कहीं ना कहीं एक ही तरह के इंडिकेटर का इस्तेमाल करके अलग अलग डाटा को प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से हमें जो प्रॉब्लम आती है वो है जो पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेट करनी है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। अगर ये एविडेंस देखा जाए तो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग स्केल में होती है, जिसके वजह से हमें जो होती है ये यूनिट जो होती है कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहती है। अगर हम डाटा की बात करें इन सेक्टर में, तो कैलकुलेट की जाती है जीडीपी से फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो MC21 पोर्टल है उसके द्वारा। बट ये डाटा जो डिफरेंट होती है किससे, डाटा पब्लिश बाय एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री के सर्वे होती है उनके डाटा से क्या होती है, अलग होती है। अब इनके वजह से क्या होगी, और 2019 रिपोर्ट क्या कहती है, नेशनल सर्वे ऑफिस ऑन सर्विस सेक्टर फाउंड दैट नियरली 36% ऑफ कंपनी इन MC21 सिस्टम दैट इज यूज्ड कंप्यूटिंग जीडीपी आइदर नॉट ट्रेसेबल नॉट क्लासिफाइड प्रॉपर्ली, यानी कि 36% जिसने कंपनी ने जो आपके डाटा निकाले तो उसको ठीक तरीके से ट्रेस भी नहीं किया जा सकता, उसको ठीक तरीके से क्लासिफाइड भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जब जून 2023 में जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया, पोर्टल से टेक्निकल रिलीज हुआ, तो उसमें भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ठीक है। और अगर हम बात करें, लगभग 800 से 900 कंपनियां जो है रजिस्टर होते हैं हर दिन। तो जो नई पोर्टल है एमसीए की, उसमें कहीं ना कहीं 800 से 900 कंपनियां कहीं ना कहीं डेली रजिस्टर्ड होती है। तो इतनी सारी कंपनियों को मैनेज करना, इतनी सारी जीडीपी को कैलकुलेशन करना, तो यहाँ पे डाटा की जो है प्रॉब्लम थोड़ी सी आनी लाजमी है, ठीक है। अगर हम बात करें अगले की, द कॉम्पिटेंसी और एबिलिटी सिस्टम जो है जनरेट होती है, जिसकी वजह से हाई क्वालिटी डाटा जो है वो हमारी कहीं ना कहीं तीसरी इश्यूज बन जाती है। क्या, कॉम्पिटेंसी और एबिलिटी और सिस्टम, कि हम लोग जो डाटा जनरेट कर रहे हैं वो कितनी कंपेटिबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है हमारी सिस्टम के लिए, यानी कि कितनी जरूरतमंद है, वो चीजें भी यहाँ देखनी वाली बात होगी। अगर हम बात करें सर्वे, क्या होता है, कभी कभी डिले हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं जो पॉपुलेशन अभी हमारा सेंसस होना है वो डिले हो गया, तो वो सारी डिले होने की वजह से क्या होता है, हमें डाटा जो है जिस टाइम पे मिलनी चाहिए एक्चुअली उस टाइम पे नहीं मिली है। अब डाटा, जैसे आपकी अभी सेंसस होने वाली थी 2021 में, 2023 भी खत्म होने वाला है, अभी तक कोई सेंसस का नामो निशान नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या पता लगता है कि आप ये देख रहे हो कि डाटा का जो इस्तेमाल टाइमली होनी चाहिए, उस डाटा का इस्तेमाल टाइमली नहीं हो रहा है। और जब टाइमली डाटा का इस्तेमाल नहीं होगा तो क्या होगा, आप उस जो पर्टिकुलरली जो इश्यूज है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, और उसके लिए जो पॉलिसीज आपको बनानी है उसको या मैक्रो लेवल पे हो या माइक्रो लेवल पे हो उनको नहीं बना पाओगे ठीक तरीके से, और जिससे आपको प्रॉब्लम कहाँ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन में कहीं ना कहीं आपको डाटा को हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें जैसे 2021 की सेंसस की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, कहीं ना कहीं रीलुक रिक्वायर्ड मेथड सर्वे, डाटा इज नॉट अवेलेबल असेसिंग इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस डेवलपमेंट और आउटकम्स, ठीक है। ऐसे डाटा जो एब्सेंस होती है या पॉलिसी मेकर उसको नहीं फिक्स कर पाते तो उसको कहीं ना कहीं डिराइव करनी चाहिए थोड़े थोड़े सैंपल्स में, ठीक है। नीति आयोग जो जो आपकी मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो 2003 रिलीज करता है उस डाटा का यूज करना चाहिए। फैमिली हेल्थ सर्वे कहीं ना कहीं रिडक्शन दिखाता है पॉवर्टी को, मल्टी डाइवर्सिटी प्रोटेक्शन पॉवर्टी को। तो इन सब चीजों को क्या करना चाहिए, इंडेक्स को कहीं ना कहीं एक अच्छा सोर्स देना चाहिए, इनका यूज करना चाहिए, इनको कहीं ना कहीं टाइमली जो है अपडेट करते रहना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया जो रंजन की कमेटी जो बताई थी कि व्हाट डन बी गुड स्टार्टिंग पॉइंट, जो हम लोग शुरुआत में अगर सही करते चले तो आगे भी वो क्या होती जाएगी, सही होती जाएगी। टेकिंग स्टॉप व्हाट हैज बीन कुड बी गुड स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। वुमेन
डू 7 आवर्स हाउस वर्क, मैन अंडर 3 आवर्स। क्या बताया जा रहा है? जो वुमेन की कंडीशन है, वुमेन की कंडीशन के बारे में बता रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है कि वुमेन जो है अगर वर्क करती है तो हाउस होल्ड वर्क तो है ही, प्लस उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री में वर्क करती है वो अलग है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्लस हाउस होल्ड वर्क दो काम है। ठीक है, तो वुमेन को कहीं ना कहीं 7 आवर्स एक्स्ट्रा देते हैं घर के कामों के लिए। वहीं मैन जो है वो कितना आवर खर्च करते हैं? वो 3 आवर्स। क्या उनके लिए उनको पैसे मिलते हैं? यानी कि डबल से भी ऊपर अगर वो काम कर रहे हैं घर का, तो क्या उनके लिए उनको पैसे मिलते हैं? क्या उनको अफोर्डेबल जो अमाउंट है वो मिलता है? नहीं मिलता है। ठीक है, हम सिर्फ वो पेमेंट देते हैं जो वुमेन आउटसाइड जाके वर्क करते हैं। हम घर के वर्क को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं कि ये इनका काम है, ये इनका काम है, ये यही करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है सिचुएशन जो है, जो माइंडसेट है कि हम लोगों ने पहले से लेके चले कि ये वुमेन का काम है, वुमेन करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन और सोशल कंडीशन दोनों को ही कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे आर्टिकल में तमिलनाडु का गवर्नमेंट का एग्जांपल लिया गया है, जिन्होंने कैंपेन लॉन्च किया था जिसमें एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट ऑफ कलिनागार, मगलीर, उर्मई, थोगई, थीतम या फिर कहे तो वुमेन बेसिक इनकम स्कीम को जो है लागू किया गया था। इसमें क्या बताया गया था? स्कीम के अंदर 1,000 रुपए जो पर मंथ जो है वुमेन को दिया जाएगा जो एलिजिबल हाउस होल्ड है उनको। ठीक है, लेकिन जब बाद में फिर जून में क्या बताया गया? जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने कहीं ना कहीं बताया कि जो होम मेकर है वो कहीं ना कहीं इक्वल शेयर रखती है हाउस होल्ड प्रॉपर्टीज में। आपने केस भी सुना होगा, ये आया भी था कि जो वुमेन है वो कहीं ना कहीं इक्वल शेयर रखती है जो भी परचेज हस्बैंड जो है प्रॉपर्टी परचेज करता है उसके बिहार उसमें क्या करता है? वुमेन की जो है इक्वल पार्टिसिपेशन है। ठीक है, स्पाउस की, ये वो हो कि कोई भी वुमेन नहीं है, ठीक है, उनसे रिलेटेड हो। अगर हम जनरलिटी की बात करें, मैरिज के बाद जो वाइफ का काम है कि बियर एंड टीयर करना चिल्ड्रन को या जो घर के जो काम है उनको देख रेख करना, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इनके लिए क्या उनको मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। सी देयर बाय फ्री हर हस्बैंड इज इकोनॉमी एक्टिविटी। वो क्या हो जाती है? वो डिपेंडेबल किस पे रहती है? डिपेंडेबल तो ऑटोमेटिकली जो हस्बैंड की एक्टिविटी होती है या उन पे रहती है, या फिर अपने खुद जाके वर्क करे तब जाके उनको इनकम मिलता है। क्या उनको घर के काम के लिए कोई इनकम मिलता है? नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट और कोर्ट दोनों ही कहीं ना कहीं यहाँ पे अनपेड केयर और डोमेस्टिक वर्क को कहीं ना कहीं जो वुमेन कर रही है उसके लिए कोई मेजर्स लेने की कोशिश कर रही है, और जो इस तरह की वर्डिक्ट है या मेजर्स है वो कहीं ना कहीं वुमेन के फेवर में देने को क्या होगी, है थोड़ी सी हमें टिल्टेड होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, जैसे घर के काम अलग अलग होते हैं, कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, ये सारे काम क्या होती है? ये कहीं ना कहीं मेंबर को करनी पड़ती है। लेकिन अगर सिर्फ हम वुमेन पे ही छोड़ दें तो ये क्या है? सिचुएशन खराब है। अगर इंडियन वुमेन की बात करें तो कहीं ना कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इंडिया में क्या कहते हैं? वो जन्मजात जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका? वुमेन्स का है, जिससे कि वो घर का काम करेगी, घर की केयर लेगी, और उनके लिए उनको अनपेड किया जाएगा, मतलब उनको कोई पेड नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें डाटा की, डाटा क्या कहता है कि जो मैरिड वुमेन है वो कम से कम स्पेड करती है कितना? 7 आवर्स, ठीक है, अपने घर के कामों के लिए। लेकिन वहीं पे एक मैन जो है वो कम कितना क्या करता है? लेस देन 3 आवर्स, यानी 3 आवर्स से भी कम करता है, और उसके लिए उनको कोई भी जो है इनकम नहीं मिलती है। वुमेन अक्रॉस इनकम लेवल एंड कास्ट ग्रुप, और ये लगभग लगभग हर एक कास्ट में क्या है? अभी भी चलते आ रहा है। अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो बर्डन होती है वो डोमेस्टिक वर्क में होती है, और वुमेन इसको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करती है एक लेबर फोर्स की तरह। और इंडिया की जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो भी अभी के टाइम पे क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। मोर देन 20 ईयर, 20 सालों से लगभग लगभग क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। और लोगों को क्या कहा जा रहा है कि वुमेन्स को क्या कहा जा रहा है कि आप घर पे रुको और घर पे रुक के घर का काम जो है वो करो। तो और साथ ही साथ जो शेयर ऑफ एजुकेशन है वुमेन की, वो भी कहीं ना कहीं कमी होती हुई नजर आती है। ठीक है, वो बढ़ती हुई नजर आती है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे 1990 की टाइम पे जो एनरोलमेंट रेशियो है गर्ल्स का 10th क्लास में, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ दिखा है। ठीक है, जिसमें शेयर ऑफ गर्ल्स हुज इंटर क्लास 10th कंपेयर्ड टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ पॉपुलेशन हु आर बीन एज्ड दैट ग्रेड द लास्ट 2 डिकेड, फीमेल LPR fallen 30% to 24%। डिस्पाइट क्लास 10th इनरोलमेंट जो है वो गर्ल्स का इंक्रीज हुआ है 46 to 87, यानी कि जो आपके लेबर वर्क है वहां पे घटा है, लेकिन जो 10th क्लास तक बच्चे पढ़ने वाली लड़कियां हैं, गर्ल्स है, उनकी संख्या क्या है? 46 से 87% तक
पहुंच जाए। ठीक है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन एक साथ है कि आप जो इनकम पेड वर्क है उनकी जो संख्या है वो कहीं ना कहीं घटा है। अगर इंडिया की 2022 की बात करें तो फीमेल एल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है वो दूसरे कंट्रीज में, अगर ब्रिक्स कंट्री की बात करें जिसमें रसिया को छोड़ दिया जाए, तो साउथ एशियन कंट्री हो, तो इंडिया में जो है वो क्या हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, कंपेयर किया जा रहा है चार्ट 2 में, आप देख सकते हैं इस तरह की जो है अलग अलग कंट्रीज में कंपेयरिंग जो है यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या बताया जा रहा है, इंडिया में फीमेल की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है वो 24% है, जो कि लोएस्ट है सभी कंट्री से। इंडिया की ना कि सेकंड मेल पॉपुलेशन, हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन है इन दिस ग्रुप में। अगर हम बात करें वहीं चाइना की, जिसमें हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन जो है वो कितना है, हाईएस्ट जो आपके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो है वो 61% है। जो अगर चार्ट 3 की बात करें, ये क्या दिखाता है, एवरेज टाइम, कि वो कितने अनपेड डोमेस्टिक वर्क केयर करते हैं, अनपेड डोमेस्टिक वर्क करते हैं या केयर एक्टिविटी करते हैं मैन और वुमेन की, यहाँ पे कंपैरिजन जो है वो किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो कहीं ना कहीं वुमेन जो कि लेबर फोर्स में नहीं है लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट करती है, जो घर के अनपेड डोमेस्टिक वर्क में करती है, वो कहीं ना कहीं 475 मिनट देती है, यानी कि 7.5 आवर्स अ डे जो है वो देती है। लेकिन वहीं पे जो एम्प्लॉयड वुमेन है वो नॉट बिहाइंड, वो भी पीछे नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं 348 मिनट यानी कि 5.8% जो है वो आवर देती है। मतलब जो वर्क कर रही है वो भी और जो वर्क नहीं कर रही है वो भी, दोनों ही यहाँ पे कम से कम 5 से ऊपर जो है घंटे जो है वो घर के कामों में देती है। लेकिन अगर वहीं पे वुमेन की बात मैन की बात करें, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं 3.5 घंटे देते हैं घर के कामों में, जबकि आवर लेस देन किससे, वुमेन से कहीं ना कहीं 2 घंटे कम है। लेकिन वहीं एम्प्लॉयड मैन की बात करें वो 2.7 डे ही देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे चार्ट 4 की बात की जाए तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, जो अनपेड डोमेस्टिक एवरेज टाइम है केयर एक्टिविटी है वो अलग अलग मैरिटल स्टेटस के हिसाब से बांटा गया है। अगर मैरिड वुमेन की बात करें, वो मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम क्या करती है, इंगेज करती है अनपेड वर्क के लिए। ठीक है, नियरली 8 आवर्स कंपेयर टू मैन जो कि विडोज वगैरह है या डिवोर्स है, सेपरेट हो रखी है, वो 5% ही देते हैं। अगर हम बात करें जो मैरिड नहीं है वो 4.3% देती है। ठीक है, जो मैरिड है वो कितने देती है, आपकी 8% लगभग देती है, और जो मैरिड नहीं है वो 4.3% देती है। वहीं पे अगर मैन की बात करें वो कहीं ना कहीं 2.8% देते हैं अगर वो मैन मैरिड है। अगर वो अनमैरिड है वो 3.1%, यानी कि कह लो कि जो लड़के वगैरह होते हैं जो मैरिड नहीं किए उन्होंने कहीं ना कहीं 3.1% दे रहे। तो इससे क्या पता लगता है कि हमारे यहाँ पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन कितना ज्यादा है। हम जो है घर के कामों से जो लोग हैं, जो मैन है वो कहीं ना कहीं कम है। यहाँ जो आज भी वुमेन को कहीं ना कहीं निचले तौर पे देखा जाता है और उनको यही देखा जाता है कि वो घर के कामों के लिए बनी है और वो ही उनको करना चाहिए। तो ये डिफरेंसेस को कहीं ना कहीं कम करने की जो पावर होनी चाहिए वो हमारे गवर्नमेंट के पास और जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है उनके पास होनी चाहिए, और वो अपने अलग अलग वर्डिक्ट में इस तरह की बात भी करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का आर्टिकल अच्छा लगा होगा, और आर्टिकल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।